तो अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल में हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे बेसिक चीज़ें जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, बट हम उसे एक बार रिव्यू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। तो इसमें सारे जो 9 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूरी हैं और कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था, प्लांट सेल की लेयर, बाहर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल आउटर और अंदर सेल मेम्ब्रेन दोनों लेयर हैं प्लांट में, तो ये प्लांट सेल है। एक ही लेयर है तो ये क्या है, एनिमल सेल है। तो यहाँ पर ये जो सेल बनी है इसमें कितनी लेयर है, इसमें एक लेयर है, तो ये कौन सी सेल है, ये एनिमल सेल है। ये कौन सी लेयर होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। प्लीज रिमेंबर, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इट इज एब्सेंट देयर। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे, ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर, और उसके जस्ट विद इन सेल मेम्ब्रेन। और ह्यूमन चीक्स, ह्यूमंस एनिमल है, तो उनके पास आउटर लेयर क्या है, वी हैव मेम्ब्रेन। सेकंड क्वेश्चन आइए, अब ये खत्म हुआ, बिल्कुल अंदर चले जाइए, सेंट्रल पार्ट। ये जो आपको राउंड सी बॉडी दिख रही है ये क्या है, ये न्यूक्लियस कहलाता है ना। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस के जो बाउंड्री है ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप, यानी बेसिकली ऑनवेलप। तो ये जो एनवेलप या ऑनवेलप है ये क्या है, ये न्यूक्लियस के मटेरियल को जो उसके अंदर प्रेजेंट है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आएंगी और अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। बट ऐसा होता है कि नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि अंदर की चीज़ें बाहर जाएं और बाहर की चीज़ें अंदर आएं। ठीक है, तो ये सेंट्रल पार्ट आपको ये न्यूक्लियस दिखा, उसकी ये मेम्ब्रेन दिखी, ये बाहर इसको कवर करती हुई। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इस बेसिकली क्रोमोसोम जिससे बनता है वो क्या है, डीएनए। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वन ऑन द अदर वे आप कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस, उसकी मेम्ब्रेन, ऑनवेलप, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलके बना है डीएनए से। तो दिस इज व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन 2 कि यहाँ पर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ, 1 क्लियर हुआ। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ना, अगर इसमें ऑनवेलप है या मेम्ब्रेन है तो हम इसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमें खास ध्यान रखना है। 1 2। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं अगर इसको और डिटेल में जानना है तो। क्वेश्चन 4, दोनों सेल चाहे वो प्रो हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में ये जो ग्रे कलर का आपको मटेरियल दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, आप इमेजिन करिए सेल को एक बाउल की तरह। ठीक है, ये हमने सेल ऐसी होती है पूरी गोल, है ना। बेसिकली सेल 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ये कटोरा जैसे होता है वो 3D है, लेकिन हम सर्कल बनाते हैं वो क्या है, 2D है। हम सेल को किसकी तरह लेंगे, बलून की तरह इमेजिन करिए, है ना। जैसे बलून होता है वो क्या है, बिल्कुल गोल सा स्ट्रक्चर होता है और उसमें कुछ चीज़ भरी जा सकती है ना। लेकिन ये सर्कल में आप भरोगे क्या, कुछ नहीं भरते, ये 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होती है सेल। तो सेल को आप काटो और सोचो कि ये कटोरे की तरह है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये आपको लिखा हुआ है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल फ्लूइड। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड, सेल का फ्लूइड। अब इसका नेचर कैसा है, क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, नो, द आंसर इज बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि ये ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, इट इज सेमी फ्लूइड। ठीक है, ये सेमी फ्लूइड होता है।
इसलिए क्वेश्चन 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म क्यों ज़रूरी है सेल के लिए? साइटोप्लाज्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके मेजर जो रिएक्शंस होते हैं, है ना? ये सारा क्या है? केमिस्ट्री है। अब सोचिए इसे केमिस्ट्री की तरह देखिए। बायोलॉजी में केमिस्ट्री का काम आ रहा है। इसको हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। इसको हम एक बार पढ़ेंगे बाद में कि रिडक्शनिज्म क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाए, ये साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे कुछ चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं। तो ये जो एरिया है ये सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिया है। इसलिए क्वेश्चन 5 पढ़िए, लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म इज मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। क्या सिर्फ एनिमल में या प्लांट में? नो, इन बोथ। हम दोनों के साइटोप्लाज्म को देखेंगे तो दोनों में ही सारे जो फंक्शंस हैं एट द लेवल कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। तो क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है? नो, द आंसर इज नो। न्यूक्लियस में भी कुछ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, बट मेजर कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन याद रखना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, लिविंग स्टेट। मैं इसको अभी होल्ड पे डाल रहा हूँ। लिविंग स्टेट आप अभी मत पढ़िए, हम इसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तब तक के लिए हम इसको होल्ड पे रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 6 पे जाते हैं। ये तो सारी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ इसको छोड़ के, तो वो ये क्वेश्चन है। क्योंकि आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है। यहीं से क्लियर कर लीजिए, यहीं से क्लियर कर लीजिए। जो ऑर्गेनल ऑर्गेनल क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है ऑर्गेनल क्या होते हैं। ये क्या चीज़ है? ये सेल है, ये सेल है। सेल के जो पार्ट्स होते हैं, ये देखिए ये सारे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल के पार्ट्स हैं। सेल के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकते हैं, है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकते हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो किस में होते हैं ऑर्गेनेल? वो प्रोकैरियोटिक में। तो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी जैसे न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग थी ये वाली, तो ये एक खुद ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है जिनके पास कवरिंग है। एक्चुअली में कौन सी चीज़ है जिसके पास कवरिंग नहीं है? वो अगर आप याद कर लो तो आपके लिए क्वेश्चन 6, 7, 8 बिल्कुल बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। 6, 7, 8 बिल्कुल ईजी हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ लो कौन से बाउंडेड हैं और कौन से नहीं है, यानी किस में कवरिंग है किस में नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन 7 में, राइबोसोम। राइबोसोम नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। किसी भी सेल उठा लीजिए, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, दोनों में राइबोसोम बाउंड नहीं होता, ठीक है। और क्या चीज़ नहीं होती? तो राइबोसोम नहीं होता, ये बाउंड नहीं होता, और सेंट्रोसोम बाउंड नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो क्या होती हैं? बाउंडेड होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या चीज़ बाउंडेड नहीं है, नॉन बाउंडेड स्ट्रक्चर, आप इसमें सुधार सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो आप बोलेंगे राइबोसोम, सेकंड आप बोलेंगे सेंट्रोसोम, थर्ड आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में खुद भी क्या नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें क्रक्स है पूरे इस पार्ट का, ठीक है। तो हमें ये चीज़ अगर समझ में आ गई, सो वी कैन मूव अहेड। तो अब हम मूव कर सकते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो राइबोसोम न केवल साइटोप्लाज्म में बल्कि ऑर्गेनल खुद में भी प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम कैसी एंटिटी है? ये देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये राइबोसोम्स हैं। ये यहाँ साइटोप्लाज्म में तो है,
है ना। ये इसमें जैसे हमने माना था कि इट्स अ बाउल, कटोरा है सेल हमारा, उसमें बहुत सारा लिक्विड भरा है। तो इस लिक्विड में छोटी छोटी आप बाउल में जो बॉल्स होती हैं उनको मान लीजिए छोटी छोटी बॉल, ये राइबोसोम। तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, ये बाकी ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। अगर मैं यहाँ प्लांट बनाता ना, तो प्लांट के अंदर एक और ऑर्गेनल ऑर्गेनल होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th वाला वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोजोम। ये मैंने लिखा दिया, सेंट्रोजोम भी नहीं बाउंडेड नहीं है, लेकिन ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। जब हम अगले चैप्टर उठाएंगे सेल साइकिल के, तो सेंट्रोजोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लीज रिमेंबर ये सेल डिवीजन में काम आता है। तो ये स्लाइड तो हमारी यहाँ ख़त्म हुई। हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पेज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही एक साथ दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। उन फिर पूछेगा कि उसकी लेंथ क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर्स। ये अब रटने वाला है तो आपको रटना पड़ेगा। अब ये 0.3 माइक्रोमीटर्स बहुत छोटा होता है, मैंने आपको बताया था। तो हम इसे माइक्रोस्कोपी से ही देख सकते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसने लाइव सेल देखा? अगर आपने आंसर दिया एंटोन वॉन लीeuwenhoek तो आप सही हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस किसने देखा? तो अगर आपने बोला रॉबर्ट ब्राउन तो आप सही हैं। तो माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? आंसर है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर्स हो सकते हैं, लेकिन माइक्रोप्लाज्म उससे भी बहुत छोटे हैं, 0.3। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 बनता है कि भाई माइकोप्लाज्मा तो हम बोलते हैं कि सबसे छोटे हैं, तो हमने बोला माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है। तो फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट आप बोलेंगे ऑस्ट्रिच एग। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट। आप इसको इंटरनेट में ज़रूर सर्च करें कितना बड़ा होता है, यू विल बी अमेज्ड। ठीक है। अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हमारी आरबीसी की साइज वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइज क्यों हमें याद होनी चाहिए, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि ये 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर में होती है ना। हमारी बॉडी में एक और सेल होती है, नर्व सेल, है ना। तो ये नर्व सेल जो होती हैं क्या होती हैं, लॉन्गेस्ट होती हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये लार्जेस्ट हैं। ठीक है। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं लंबा है तो लॉन्गेस्ट, बड़ा है तो लार्जेस्ट, है ना। तो नर्व क्या है, लॉन्गेस्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब शेप किस पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पर। तो ये हमें ध्यान रखना है, मे वेरी लिखा है, तो शेप ऑफ सेल मे वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई हैं सेल्स की, है ना। मैंने यहाँ पर अगेन साइज नहीं बोला, यहाँ शेप बोल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर बाइकॉनकेव और राउंड कलर की सेल्स बनी हुई हैं। कौन सा आरबीसी का शेप होता है, तो बेसिकली बाइकॉनकेव होता है ना। राउंड में कुछ डिसीज हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर कौन सी सेल्स दिख रही हैं, ये WBCs हैं। कैसे पहचानोगे, ये देखिए इसके न्यूक्लियस को देखिए, ये कितना अलग सा दिख रहा है ना। ये हम इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे बाद में। ये कैसी फॉर्म है, अमीबॉइड। अमीबॉइड क्या होता है, अमीबॉइड इर्रेगुलर शेप को कहते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब क्या होता है, अमीबॉइड। ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या फालतू में इतना सारा चीज़ें हैं। एक्चुअली में ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है, इसलिए मैं इसका आपको मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है।
कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स, ये देखिए कॉलम की तरह दिख रही हैं, कॉलम की तरह दिख रही हैं। और इसमें कैसे पहचानोगे कि ये कॉलमनार है? आप बोलोगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, बेस पर होता है, ये देखिए न्यूक्लियर एट बेस, ठीक है। और लॉन्गेस्ट वाली कौन सी थी, ये नर्व सेल है ना। ये तो हमारी ह्यूमंस में हो गई। ये देखिए, ये प्लांट्स की सेल्स हैं, ठीक है। हमने बोला था प्लांट्स किसके मिलके बनते हैं, टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से। तो ये जो सेल्स हैं आपको दिख रही हैं, ये मीजोफिल हैं, ये राउंड ओवल शेप। एलोंगेटेड टाइप की कौन सी, एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी, ठीक है, इस तरीके से खिंची हुई, खिंचना, खिंची हुई, एलोंगेटेड, ट्रेकाइड, ठीक है। तो ये हमारे शेप्स हैं और हमारे साइजेस हैं। ये क्या है, साइजेस, और ये क्या है, शेप्स हैं। तो अलग अलग शेप्स हो सकते हैं सेल के, अलग अलग साइज हो सकते हैं, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करते हैं, फंक्शन दे परफॉर्म। सो दिस मस्ट बी लर्न। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। थैंक यू।